तो बल्ब वाले के बाद मैं कह रहा था कि जो बल्ब का क्वेश्चन किया उसी तरीके से हमारे कुछ और भी क्वेश्चन हैं हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। तो अब एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, हीटिंग ऑफ वाटर यानी हीटिंग कॉइल का एग्जांपल। ठीक है ना, हीटिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल हो जिसमें हीटिंग कॉइल है। तो इसके अंदर भी हमारा हीटिंग इफेक्ट इस तरीके से यूज होता है। अच्छा, वही मैं कह रहा था ब्लैक बोर्ड में। अच्छा रुको, स्क्रीन में सही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हीटिंग ऑफ मतलब बल्ब के बाद हीटिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल ले लो। हीटिंग ऑफ वाटर के एग्जांपल में क्या कर सकते हो, मतलब हीटिंग कॉइल्स का एग्जांपल है। तो ये सब न्यूमेरिकल बेस पे ही आते हैं। जो हीटिंग ऑफ वाटर है इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है ना। अगर आप सिंपल से इसका कंसेप्ट फॉलो करो तो कंसेप्ट ये है कि अगर आप सपोज m मास वाटर का है और उसके अंदर अगर आपने इमर्जन रॉड डाली हुई है, ठीक है जी, मतलब हीटिंग कॉइल डाली हुई है, और उस कॉइल को आपने कहीं पर सप्लाई से कनेक्ट किया है, कॉइल कनेक्टेड टू द सप्लाई, तो सप्लाई से उसको वोल्टेज V मिलेगा। हीटिंग कॉइल की बात कर रहे हैं। हीटिंग कॉइल पानी गर्म करने के लिए जब यूज करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, V²/R, जिसमें R उसके कॉइल का रेजिस्टेंस है, हीटिंग कॉइल का रेजिस्टेंस। ये हो गई पावर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एज्यूमिंग कि V कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ये मान के चल रहा हूं मैं। तो पावर इनटू टाइम, ये अमाउंट ऑफ हीट हो गया, और कैलोरीमेट्री के हिसाब से ये उसका मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s, और चेंज ऑफ टेम्परेचर डेल्टा टी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन आएगा इसमें। पॉइंट मेरा क्या है कि जो बॉइलिंग टाइम है, मतलब अगर हम पानी को बॉयल करना चाह रहे हैं तो टाइम, जिसको बॉइलिंग टाइम कहते हो, बॉइलिंग बिकॉज विंटर्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी आपको। तो विंटर्स में पानी गर्म किए बगैर तो नहाते भी नहीं हो। कुछ लोग तो वैसे भी नहीं नहाते, पानी गर्म भी होगा तब भी नहीं नहाओगे। डिवाइडेड बाय ये V²। तो बॉइलिंग टाइम प्रोपोर्शनल टू V² है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस है। प्लस ऑब्वियसली वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना मास बॉयल कर रहे हो। थोड़ा सा पानी बॉयल करोगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, ज्यादा पानी बॉयल करोगे बट ऑब्वियस है कि ज्यादा टाइम लगेगा, और बॉयल कितना करना है ये भी सब चीजें। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अलग है। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि मान लो हमारे पास कॉइल 1 है और दूसरा कॉइल 2 है, 2 कॉइल्स है। कॉइल 1 T1 सेकेंड्स, कॉइल 1 T1 सेकेंड्स, ठीक है, बॉयल करने में कंज्यूम करता है, और कॉइल 2 से आपको T2 सेकेंड्स लगते हैं। अलग अलग, मतलब कॉइल 2 को जब अलोन यूज करोगे अकेला तो वो T1 सेकेंड्स के अंदर पानी को बॉयल करेगा, और कॉइल 2 को जब आप अलोन यूज कर रहे हो तो वो T2 सेकेंड्स में बॉयल कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों को साइमल्टेनियस यूज किया जाए, इफ बोथ आर यूज्ड, ऑप्शन 1 सीरीज एंड ऑप्शन 2 पैरेलल, देन जो बॉइलिंग टाइम होगा वो बढ़ेगा या कम होगा या फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बॉइलिंग टाइम क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। और इन सब के अंदर आपको ये मानना है कि जो मास m है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर है, फिक्स वैल्यू है। मतलब अगर आप 10 लीटर पानी को बॉयल करोगे तो कॉइल 1 से भी हम 10 लीटर ही बॉयल करेंगे, कॉइल 2 से भी हम 10 लीटर को बॉयल करेंगे, और दोनों को मिला करके भी 10 लीटर ही करेंगे। बताएं इसको। तो बॉइलिंग टाइम, हाँ जी सचिन, सीरीज में बढ़ेगा और पैरेलल में डिक्रीज होगा। एग्जैक्टली क्या होगा अगर मैं T1 और T2 के फॉर्म में देना चाहूँ तो, अगर मैं T1 T2, मैं एक काम करता हूँ T1 की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। मान लो T1 हमारा 10 सेकंड है और T2 हमारा फॉर एग्जांपल 20 सेकंड है। तो आप मुझे आंसर बताओ कि एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। कॉइल 1 और कॉइल 2 को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करके अगर आप यूज करते हो तो पानी की जो बॉइलिंग है वो कम टाइम में होगी या फिर ज्यादा टाइम में होगी। अच्छा अंबर, सीरीज में आपके हिसाब से, चलो वैल्यू बता दो, कोई बात नहीं अंबर जी, वैल्यू बता दो, अब तो वैल्यू आ जाएगी ना। अगर एक 20 सेकंड्स,
मतलब एक हीटिंग कॉइल 10 सेकंड लेता है पानी को बॉयल करने में, दूसरा हीटिंग कॉइल 20 सेकंड लेता है उसी उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने में। तो दोनों को सीरीज में ऐड करके अगर हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करेंगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा वहां पर पानी को बॉयल करने में। ठीक है जी, अब आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। 20/3 अंबर सोनी किसका आंसर है ये? 20/3 सीरीज वाले का या पैरेलल वाले का? अंबर सोनी जो 20/3 है पैरेलल का आंसर है। ओके ठीक है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर टाइम टाइम जो बॉइलिंग टाइम है वो आप अमाउंट ऑफ एम पे डिपेंड कर रहा है, बट एम फिक्स है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स होगी, डेल्टा टी फिक्स होगा, और क्या चीज फिक्स होगी भावदीप? देखो और क्या फिक्स होगा। देखिए ये एक हाउस होल्ड आइटम है, आपके घर घर का आइटम है। ये हाउस होल्ड आइटम है पानी गर्म करने के लिए। इसके लिए आप किसी दुकान पे नहीं जाते हो। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए मोहल्ले में कोई दुकान नहीं होती, काउंटर नहीं खुला होता है कि आप बाल्टी लेके जाओगे वहां से पानी गर्म करके लाओगे। तो आपके घरों में जो सप्लाई है वो हमेशा फिक्स होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड सप्लाई है। दैट मीन दिस वी इज ऑल्सो फिक्स्ड। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन मेरा क्या है, स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, I²R लगाए या V²/R लगाए। ये कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या V²/R सही है या फिर I²×R सही है। सही तो दोनों ही है, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। अगर आप हाउस होल्ड आइटम की बात कर रहे हैं, जो घर में लगने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपके घर में यूज होती हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनको बार बार आप कनेक्ट तो उसी स्विच बोर्ड के साथ करोगे जिस स्विच बोर्ड में पहले कनेक्ट किया था। ऐसा तो है नहीं कि दो कॉइल सीरीज में लगा करके आप पड़ोसी के घर में जाकर के कनेक्ट करोगे, यानी कि आपका सप्लाई वोल्टेज वही रहेगा। हाँ जी कृष्णा, तो यानी V फिक्स हो गया, अब सिर्फ बदलेगा क्या? R। कॉम्बिनेशन से ये R बदलेगा और R के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में टाइम है। R के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में टाइम है। तो अब इसको किस तरीके से कर सकते हो? देखो, अगर मैं यहां पर एक काम करूंगा, आर के अलावा जितने भी पैरामीटर है, आर के अलावा ये सारे पैरामीटर आपके कांस्टेंट हैं, ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। तो एक काम कर लिए, इन सबको कोई कांस्टेंट सी मान लो आप, कांस्टेंट सी मान लेते हैं। तो अब क्या होगा देखिए, इन सबको जब कांस्टेंट सी मान लोगे तो देखिए क्या होगा। टाइम 1 विल बी कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस 1 और टाइम 2 विल बी कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस 2। अब जब दोनों को सीरीज में लगाओगे, सीरीज में, तो टाइम सीरीज कॉम्बिनेशन में जो लगेगा वो कांस्टेंट इनटू R1+R2। इसको स्प्लिट करके देख ले तो ये कांस्टेंट इनटू R1 प्लस कांस्टेंट इनटू R2, विच मीन्स T1 प्लस T2, यानी कि 30 सेकेंड्स सीरीज का आंसर हो गया। 30 सेकंड लगेंगे इसको। पैरेलल वाले में जब जाओगे तो टाइम इन द पैरेलल विल बी कांस्टेंट और रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, यही वैल्यू आएगी इसकी अगर आप ध्यान दो तो इसमें एक काम कर सकते हैं, 1/c से अलग मल्टीप्लाई कर दिया और एक c, मतलब यहाँ पर C² डिवाइडेड बाय c कर लीजिए, तो 1/c अलग हो गया। और इसको जब आप, इसको स्पेस प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स इसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, आपकी एक प्रूविंग ये आ जाएगी दैट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इन पैरेलल विल बी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इन 1 प्लस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय T2। कांस्टेंट चला जाएगा और यहाँ से आपको पैरेलल वाला टाइम मिल जाएगा T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, यानी कि 20/3 सेकेंड्स, 20/3 सेकेंड्स।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहां पर क्या है, जैसे आपका मान लो आपसे कहा जाए कि एक रेजिस्टेंस है आर और इसकी एक मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम पावर ये जो सस्टेन कर सकता है वो सपोज करो आपका 2 वॉट का है, मान लो मैक्सिमम पावर ये 2 वॉट का सस्टेन कर सकता है। अब आपके पास इसी तरीके के कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, इसी तरीके के मैंने रेजिस्टेंसेस लगाए, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन ए है। कॉम्बिनेशन बी में मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए, कॉम्बिनेशन बी। कॉम्बिनेशन सी में मैंने क्या किया, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में और तीसरा रेजिस्टेंस उनके पैरेलल में लगाया। तो इस टाइप से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। आपको बताना है व्हाट मैक्सिमम पावर, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर sustained by these combinations. What maximum power is sustained by these combinations? ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ये भी आर का 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 रेजिस्टेंस, ये भी आर का, ये भी आर का, ये सब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ये सब आर रेजिस्टेंस है। तो ये मैक्सिमम क्या पावर सस्टेन कर सकते हैं इसका कंसेप्ट है। जबकि एक सिंगल रेजिस्टेंस की पावर 2 वॉट से ज्यादा की नहीं हो सकती, ये भी आपको दे रखा है। सिंगल रेजिस्टेंस कैन नॉट हैव पावर मोर देन 2 वॉट का। और जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस। तो आपको सही कंसेप्ट पकड़ना है इस क्वेश्चन से, मतलब ये क्वेश्चन एक एग्जांपल है जस्ट। तो कंसेप्ट क्या है वो देखिएगा, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है वो समझो। कंसेप्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखिए आप। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, सीरीज में अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, मान लो एक R1 और एक R2, और इनका टोटल पावर P है, इनको मिला करके टोटल पावर P है। तो इंडिविजुअल पावर आप कैसे डिफाइन करोगे कि इंडिविजुअल पावर कितनी कितनी आएगी। अगर टोटल पावर P है तो इंडिविजुअल पावर यानी कि पावर इन द रेजिस्टेंस R1, पावर इन रेजिस्टेंस R1 लेट से वो P1 है, पावर इन द रेजिस्टेंस R2 वो मान लीजिए P2 है। तो ये रेशियो कैसे बनेगा पावर्स का, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन को डील करते हो, तो यहां पर क्या करो, पावर का ये फॉर्मूला यूज करो I²R का। और I²R क्यों यूज कर रहे हैं उसका भी रीजन है। I²R यूज करने का एक रीजन है क्यों I²R यूज कर रहे हैं। बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होगी, सीरीज में करंट आई ये फिक्स होगा, करंट आई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो पावर्स रेजिस्टेंस के रेशियो में चली जाएंगी, यानी पावर P1 रेशियो P2 विल बी द रेजिस्टेंस R1 रेशियो रेजिस्टेंस R2। अच्छा, अगर यही पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता, अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल हो, मान लिया R1 और R2 के 2 रेजिस्टेंस हैं और इनका टोटल पावर P है, इनकी भी टोटल पावर आपको P कही जाएगी, टोटल पावर P है, और इंडिविजुअल पावर्स P1 P2 है, P1 यहाँ पर और P2 यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पावर का वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कॉमन होगा, पैरेलल में V जो होगा वो दोनों के लिए सेम चलेगा। इस वजह से कह सकते हो कि पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा। तो ये सारे डाउट्स खत्म करो पहले कि पावर प्रोपोर्शनल टू R होता है कि प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। सीरीज में पावर प्रोपोर्शनल टू R है, पैरेलल में पावर प्रोपोर्शनल टू 1/R है। तो यहाँ पर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, यानी कि P1/P2 जब करोगे तो ये रेशियो R2/R1 का होगा। ये 2 कंसेप्ट फॉलो करने हैं आपको।
अब ये दो कंसेप्ट यहाँ पर कैसे फॉलो करने देखो। ऑप्शन 1 में अगर हमारा टोटल पावर कैपिटल P हो, टोटल ऑप्शन 1 की टोटल पावर P हो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस के प्रपोर्शन के हिसाब से P/3 पावर यहाँ पर, P/3 पावर यहाँ पर और P/3 पावर यहाँ पर, लेकिन वो कोई भी पावर 2 वॉट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो दिस P/3 शुड बी लेस देन 2, P/3 शुड बी लेस देन 2 एंड P/3 शुड बी लेस देन 2, यानी कुल मिलाकर के P शुड बी लेस देन 6। फर्स्ट केस का आंसर है। सेकंड केस में भी अगर आप यहाँ पर टोटल पावर को P मान लो कि टोटल पावर P है, तो ये इन तीनों में डिवाइड होगा, इसके अंदर भी जाएगा पावर, इसके अंदर भी पावर जाएगा, इसके अंदर भी पावर जाएगा, तीनों में डिवाइड होके जाएगा। बट क्योंकि ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, तो पावर का इक्वल डिवीजन होगा, यानी कि पावर बाई 3 यहाँ पर और P/3 यहाँ पर, और ये सब 2 से कम करोगे तो इसके हिसाब से पावर लेस देन इक्वल टू 6 होगा। यहाँ पर भी 6 आंसर आएगा। अब थर्ड कॉम्बिनेशन पे आइए। थर्ड कॉम्बिनेशन में अगर टोटल पावर P मानते हो, ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन में ध्यान देना जरा, पहले इसको रिमूव करें, यहाँ पर स्पेस बनानी पड़ेगी मुझे। थर्ड में अगर हम ये मानते हैं कि ये टोटल पावर कैपिटल P है, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो, इसके अंदर ऊपर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और यहाँ पर कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी। इन दो रेजिस्टेंसेस के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करो, इन दो रेजिस्टेंसेस में पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कैसे करोगे। ऊपर 2R का रेजिस्टेंस है, नीचे R का रेजिस्टेंस है, ये 2R रेजिस्टेंस है, यहाँ पर R का रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर दो। इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2P/3 आना चाहिए और यहाँ पर P/3। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान से करना है इसको, क्योंकि ऊपर 2R रेजिस्टेंस है, नीचे R का रेजिस्टेंस है। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस है वहां पर कम पावर आएगी, जहां पर कम रेजिस्टेंस है वहां पर ज्यादा पावर आएगी, पैरेलल की वजह से। और ये जो P/3 ऊपर गया, P/3 ऊपर गया है, ये P/3 फिर से इन दोनों के अंदर बढ़ जाएगा, दोनों में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो P/6 पावर यहाँ पर और P/6 पावर यहाँ पर। अब कुल मिलाकर के इनइक्वालिटीज क्या बनेगी, जो P/6 है वो लेस देन 2 होना चाहिए और यहाँ पर 2P/3 की वैल्यू भी लेस देन 2 होनी चाहिए। अब इस हिसाब से क्या आंसर बनेगा देखो, 2P लेस भी हमारा लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर बनेगा पावर शुड बी लेस देन 12 और यहाँ से जो आंसर बनेगा वो आएगा पावर शुड बी लेस देन 3। तो इनका जब इंटरसेक्शन पार्ट लोगे, इंटरसेक्शन पार्ट, तो आपका आंसर आएगा 3, बिकॉज 3 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता आपका। तो कृष्णा विष्णु ये आंसर बच्चा गड़बड़ हो रहा है, 12 नहीं आएगा। तो सॉरी, ये उत्कर्ष बच्चा, एक मिनट सुनो उत्कर्ष, इसको पावर को आप अपने आप डिवाइड करो, तो फिर बता रहा हूँ, आप घबराओ नहीं। इसको जॉब, इसमें पहले पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। मैं दूसरा एग्जांपल ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से नहीं बताऊंगा, मैं फिर दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एक सेकंड एग्जांपल चूज करूंगा, ठीक है, देख लो, फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर, या चलिए यहीं पर ट्राई करते हैं, यहीं पर समझाते हैं आपको। देखो चलो अच्छा समझो, यहीं पे समझो। जो थर्ड एग्जांपल था वो ये था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, प्लस यहाँ पर रेजिस्टेंस है। थर्ड एग्जांपल में ये 3 रेजिस्टेंस है। हमने क्या किया, टोटल पावर पहले मानी। टोटल पावर क्या मानी, कैपिटल P, टोटल तीनों को मिला करके।
अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका देखो। आप ये मान लो कि यहाँ पर पावर P1 है, यहाँ पर P1, ये दोनों पावर तो सेम होंगे ना, P2 इक्वल टू P1 होगा सिमेट्री की वजह से। और यहाँ पर पावर को आप P3 मान लो, अलग अलग मान लो कि एक P1 एक P2। तो ये जो टोटल पावर है ये बेसिकली P1 प्लस P2 जो कि P1 के बराबर है, और प्लस P3, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स P1 प्लस P3। अब आप ये लॉजिक लगाओ कि ऊपर के रेजिस्टेंस का इन दोनों का टोटल पावर, ये टोटल पावर हो जाएगा 2P1, और यहां पर पावर है आपके पास P3। तो जो इनका रेशियो बनेगा 2P1 अपॉन P3, ये इसके हिसाब से R2 बाई R1, क्योंकि ये पैरेलल है। तो जब R2 बाई R1 करोगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर 2R की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R की है, तो ये रेशियो R बाई 2R बनेगा, यानी कि 1/2 बनेगा। तो अब इन सब से आप सॉल्व नहीं कर सकते कि P1 P3 कितने कितने आएंगे। क्या ये सॉल्व करने लायक है या नहीं है, बताइए। कनेक्ट करंट से नहीं करना होता, मैं ही बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं है इनको सॉल्व करने का। जो सबसे आसान तरीका है, इफेक्टिव तरीका है और करेक्ट वे है। उत्कर्ष पहले ये देखो, ये कर पाओगे, इसके बाद नहीं कि P1 P2 निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे कैपिटल P के फॉर्म में, ये बाकी लोग भी हाँ 2P1 प्लस P3, ये P, ये एक इक्वेशन बन गई और ये एक रेशियो बन गया। इससे आप P1 और P3 निकाल लो, और सबकी वैल्यू 2 से कम करनी है आपको, सबकी वैल्यू को 2 से कम करना है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आंसर 3 वॉट का आएगा। तीसरे केस में जो पावर आएगी वो 3 वॉट से ज्यादा की नहीं हो सकती। अब इसका लॉजिक कहां से मैं बता रहा हूं आपको, देखो इसका एक और एग्जांपल देखो। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। हमारे पास मान लो ऐसे करके, अभी अब रेजिस्टेंस की जगह पर मैंने बल्ब यूज कर लिए। ये बल्ब 220 वोल्ट 100 वॉट है, और ये बल्ब 220 वोल्ट 60 वॉट का है। अब आप इनको सप्लाई करते हो, यहाँ पर कोई वोल्टेज लगाना है, तो यहाँ पर जो सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपको बताना है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सो दैट बोथ द बल्ब्स आर वर्किंग इन प्रॉपर कंडीशंस। प्रॉपर कंडीशंस का मतलब फ्यूज ना हो वो, फ्यूज ऑफ बल्ब, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। उसको करने के लिए आप मैक्सिमम क्या वोल्टेज ला सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज। ये अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, कहीं पर मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन आ सकता है, कहीं वोल्टेज का हो सकता है। तो जब वोल्टेज की बात आएगी तो आपको वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पावर की बात आएगी तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, फिर उसको भी समझा देना, बार बार वही चीज होती है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हमेशा याद रखने पड़ेंगे। R1 R2 वोल्टेज V1 V2, तो रेशियो क्या बनता है V1 V2 का, R1 बाई R2। तो अगर हमको यहां पर करना है तो क्या करोगे, मान लो सप्लाई वोल्टेज हमारा V है, और यहाँ पर V1 चला गया, यहाँ पर V2 चला गया, तो फटाफट देखोगे V1 बाई V2 क्या आएगा। और ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा यहाँ से आपको रेजिस्टेंस R1 मिल जाएगा 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, और इस वाले स्पेसिफिकेशन से रेजिस्टेंस R2 मिल जाएगा विच इज 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60। तो V1 बाई V2 R1 बाई R2 के हिसाब से 3/5 हो गया। तो अब कैपिटल V को जब आप यहाँ और यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो, यानी कि V1 प्लस V2 बराबर कैपिटल V है, तो इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लो। V1 की वैल्यू 3/8V और V2 की वैल्यू 5/8V, और ये लेस होना चाहिए 220 वोल्ट से, और ये लेस होना चाहिए भी 220 वोल्ट से, क्योंकि 220 वोल्ट इसका हाईएस्ट वोल्टेज है। अब आप 220 वोल्ट के हिसाब से देख लो क्या आएगा। हाँ जी सही, कृष्णा बिश्नोई 440 नहीं आएगा भाई। कृष्णा जी क्या हो गया है।
ये देखो ना 3/8 V अगर 220 से कम है और यहाँ पर 5/8 V 220 से कम है, तो आपको इन दोनों इनइक्वलिटीज का इंटरसेक्शन भी लेना पड़ेगा। और जब आप इन दोनों इनइक्वलिटीज का इंटरसेक्शन पार्ट लेकर के आओगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तो आपका आंसर ये आना चाहिए कैपिटल V लेस देन और इक्वल टू 352 वोल्ट, यानी कि 352 वोल्ट हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है जो यहां पर दी जा सकती है, 352। अच्छा 353 करने पर क्या होगा? 353 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 353, 352 की जगह 353, 354, यानी कि 352 से ज्यादा कर दे। अगर 352 से ज्यादा कर दे तो कौन सा बल्ब, दीपल कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? आपको बताना पड़ेगा इसमें। बल्ब फ्यूज तो होगा, बट कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? ये 352 किसके इनइक्वलिटी से आ रहा है? 352 क्या V2 वाले इनइक्वलिटी से आ रहा है? यहां से 352 आ रहा है आपका V2 वाले से, या V1 वाले से आ रहा है? V2 वाले से आ रहा है। इसका मतलब जब 352 वोल्ट कर दोगे आप, हाँ ठीक है सुनिएगा, इसका मतलब जैसे ही आप यहाँ पर 352 वोल्ट लाओगे, 352, यहाँ पर 220 वोल्ट आ जाएगा। और जैसे ही 352 में कुछ ऐड करोगे तो ये 220 में कुछ ऐड हो जाएगा, ये ओवर वोल्टेज हो जाएगा, लो वोल्टेज नहीं, ओवर वोल्टेज। और जैसे ही ये बल्ब ओवर वोल्टेज होगा, ये फ्यूज कर जाएगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई बल्ब फ्यूज होगा तो पहले कम कम वॉट का बल्ब फ्यूज होता है, ज्यादा वॉट का बल्ब सेफ रहेगा। ठीक है जी, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जनरलाइज क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं, इनकी बात थी। चलिए एक और क्वेश्चन है जो बस इसको जनरल करना है मेरे को, वो देख लीजिए। एक जनरल क्वेश्चन और है, सात्विक, हाउ टू कैलकुलेट पावर गिवन इन द रिचार्जिंग ऑफ बैटरीज लाइक इन सीरीज और पैरेलल। रुको बताते भी, एक एक और एग्जांपल मुझे कराना है इस चैप्टर से रिलेटेड जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। ये एग्जांपल हमारे पास ये है कि जब आपके पास कॉम्बिनेशन हो ऑफ ओमिक एलिमेंट एंड नॉन ओमिक एलिमेंट, ओमिक एलिमेंट एंड नॉन ओमिक एलिमेंट। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R, देखिए ओमिक एलिमेंट क्या थे, अगर आपको बता दें कि ओमिक ओमिक एलिमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जहां पर V इक्वल टू RI होल्ड करे, और नॉन ओमिक एलिमेंट का मतलब है कि V और I का जो रिलेशन है, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो नॉन लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वहां पर। तो हमारे पास मान लो एक रेजिस्टेंस है जो कि ओमिक एलिमेंट है, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। और इसके बाद आगे चल करके हमारे पास कोई और एक डिवाइस है जो आप आगे पढ़ेंगे डायोड के फॉर्म में, या कोई और फॉर्म है डायोड, या कोई भी और एग्जांपल ले ले। इट कैन बी डायोड, इट कैन बी एनी अदर थिंग, जरूरी नहीं है कि डायोड ले, मैं डायोड तो मैंने लिखा है, बट आप उसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो। तो मैं डायोड की जगह पर कोई और डिवाइस लूंगा जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करने वाला है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बैटरी से लगा दिया मान लो। ठीक है, ये जो डिवाइस है इसके बारे में आपको कहा गया है, इस डिवाइस के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन दैट V इक्वल्स टू A टाइम्स कैपिटल I प्लस B टाइम्स I स्क्वायर। ये इसका वोल्टेज और करंट का रिलेशन है, वोल्टेज करंट रिलेशन यहाँ पर ये है। जबकि आपको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है, और अब आप बताओ यहाँ पर अगर आप EMF E लगाते हो और आइडियल बैटरी मानते हो इसको आइडियल, तो कितना करंट फ्लो होगा? पहले क्वेश्चन तो ये है कि कैसे निकालोगे, कितना करंट होगा ये कैसे पता लगाओगे? क्योंकि जब दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं तो R1 प्लस R2 कर देते हो, रेजिस्टेंस R1 प्लस रेजिस्टेंस R2 ले लेते हो। बट
R1 प्लस R2 तो आप तब कर सकते थे जब दोनों के दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करें। एक ओम्स लॉ फॉलो कर रहा, एक ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, दैट डिवाइस कुड बी डायोड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, जो आप आगे पढ़ेंगे, हम लोग सेमीकंडक्टर का चैप्टर जरूर पढ़ेंगे वहां पर। तो ऐसे में इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो देखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो रिलेशन दिया होगा ना आपको, जैसा भी ये रिलेशन दिया होगा, इस रिलेशन से आप ये पता लगाओ कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या बनेगी। तो अगर हमारा करंट आई है ना, करंट आई अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि लेट हमारे पास यहाँ पर करंट आई है, लेट, कंसेप्ट क्या है वो बताऊं आपको। कंसेप्ट ये है कि अगर दो डिवाइसेस हैं और एक डिवाइस यहाँ पर और है, यहाँ पर V1 वोल्टेज है, यहाँ पर V2 है और ओवरऑल वोल्टेज V है, तो आप ये तो लिख ही सकते हो कि V1 प्लस, ये तो लिख ही सकते हो कि जो V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2 वो V होगा। हाँ, V1 बाई V2, यहाँ पर V1 और V2 का रेशियो R1:R2, ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये नहीं होगा, लेकिन सम तो V के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो इस इक्वेशन के हिसाब से हो जाएगा AI प्लस BI स्क्वायर, अगर I करंट है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का टोटल करने पर कैपिटल E आना चाहिए। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपिटल R निकालने के लिए E में से इधर वाला पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर देंगे, AI प्लस BI स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा इसको, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस की टोटल वैल्यू E के बराबर होगी। इसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मुझे क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है, तो वो इक्वेशन यूज की जाएगी। तो E माइनस AI प्लस BI स्क्वायर करके हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के पास आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे, यानी इसको फर्दर I इंटू R करोगे। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए। हाँ सचिन, लूप लॉ लगा सकते हो, लूप लॉ ही चल रही है। अब एज एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूं एज एग्जांपल। सपोज A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है, जस्ट फॉर एग्जांपल है, A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, एंड लेट्स से EMF की वैल्यू 20 है और कैपिटल R की वैल्यू 2 ओम है। अब आप चेक करो Y कितना होगा, जस्ट एग्जांपल है मेरा, और मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, तो हो सकता है कि जो रूट्स हैं रियल रूट्स ना बने, बिकॉज मैंने ऐसे ही ले लिया एग्जांपल को। मेरा पर्पज आपको समझाने का ये है कि अगर इन सबकी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, मतलब E की न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके पास, A की न्यूमेरिकल वैल्यू है, B की न्यूमेरिकल वैल्यू है और R की न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये I के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन कैपिटल I। वो आप यहां से वेरीफाई कर लो सारे नंबर्स पुट करके और देखो कि I की क्या वैल्यू बनती है। और ये भी समझने वाली चीज है, क्या I की दो दो वैल्यूज जो आएंगी, बिकॉज क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, आर बोथ वैल्यूज एक्सेप्टेबल, आर बोथ वैल्यूज रियल, ये सब भी चेक करना पड़ेगा। एंड इफ बोथ वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल, इमेजिनरी बन रहा है ना, मुझे डाउट था इसके अंदर कि इमेजिनरी हो रहा है, नॉन रियल आ रहे हैं, नॉन रियल आ रहा है, मतलब वो एक्चुअली रैंडम मैंने एग्जांपल चूज किया है, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है ना। सचिन का आंसर आ भी गया +5/2। अच्छा, आर्यन पुरवाल का भी आ रहा है 2.5, बाकी लोग कह रहे हैं इमेजिनरी आ रहा है। स्तुति कह रही ये तो यार आप लोग गड़बड़ कर रहे हो भाई। हाँ जी स्तुति, 2.5 आ रहा है क्या इसका आंसर? 5/2 अंबुज, हाँ 2.5 कनेक्ट। तो इसका मतलब आई की वैल्यू 2.5 एम्पियर होगी यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर है इसका। एक ही आंसर आ रहा है क्या, और कोई नहीं आ रहा है? 2.5 ही आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है इसमें? आई मीन अच्छा -4 भी आ रहा है, तो -4 नहीं हो सकता क्या? -4 नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है मान लेते हैं -4 नहीं होगा। चलिए, मेरा ये एक सैंपल एग्जांपल था, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन जब हम लोग इसका डील करते हैं तो डायोड्स के टाइम पर करते हैं, और वो भी आप 12th लेवल पर नहीं करोगे, वो डील करोगे आप इंजीनियरिंग के लेवल पे जाकर के। ठीक है, बट वहां पर इंजीनियरिंग के आपके प्रोफेसर यही बोलेंगे कि यार आपको स्कूल में पढ़ाया गया था,
तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ओमिक एलिमेंट और नॉन ओमिक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को हम कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टॉपिक था। कनक नेगेटिव में होगा तो सर बैटरी में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगा। कनक उस टॉपिक को मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा बिकॉज नॉन ओमिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमें नहीं पता है, तो वो हम सेपरेट चैप्टर में करेंगे। अभी मेरा सिर्फ आइडिया ये था कि करंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जस्ट ये प्रॉब्लम है। अभी हम नॉन ओमिक एलिमेंट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया आपका। तो चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी अब यहाँ पर खत्म हो रही है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बट वो सेल्फ रीड किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर ऑफिशियली क्लोज कर रहे हैं आज करंट इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बाय। बाकी जो चीजें हैं वो आप मैसेज में डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय।